मित्रों, हरिशंकर परसाई की व्यंग कथाओं का एक संकलन है सदाचार का ताबीज। इसका दूसरा संस्करण जो मेरे पास है वो 1971 दिसंबर में छपा था लोकोदय ग्रंथमाला के अंतर्गत, और तब इसकी कीमत ₹5 थी। मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पर हरिशंकर परसाई जी के हस्ताक्षर है, मेरे लिए बहुमूल्य है। आप हस्ताक्षर पहचानते ही होंगे परसाई जी के। इसमें से मैं कैफियत पढ़ रहा हूं। कैफियत। एक सज्जन अपने मित्र से मेरा परिचय करा रहे थे। ये परसाई जी हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। ही राइट्स फनी थिंग्स। एक मेरे पाठक, अब मित्र नुमा, मुझे दूर से ही देखते इस तरह हंसी की तिड़तिड़ाहट करते मेरी तरफ बढ़ते हैं जैसे दिवाली पर बच्चे तिड़तड़ी को पत्थर पर रगड़कर फेंक देते हैं और वह थोड़ी देर तिड़ तिड़ करती उछलती रहती है। पास आकर अपने हाथों से मेरा हाथ ले लेते हैं और हो ही करते हुए कहते हैं, वाह यार, खूब मिले, मजा आ गया। उन्होंने कभी कोई चीज मेरी पढ़ी होगी, अभी सालों से कोई चीज नहीं पढ़ी, ये मैं जानता हूं। एक सज्जन जो जब भी सड़क पर मिल जाते हैं दूर से ही चिल्लाते हैं, परसाई जी नमस्कार, मेरा पथ प्रदर्शक पाखाना। बात यह है कि किसी दूसरे आदमी ने कई साल पहले स्थानीय साप्ताहिक में एक मजाकिया लेख लिख लिया था, मेरा पथ प्रदर्शक पाखाना, पर उन्होंने ऐसी सारी चीजों के लिए मुझे जिम्मेदार मान लिया है। मैंने भी नहीं बताया कि वह लेख मैंने लिखा ही नहीं था। बस वे जहां मिलते मेरा पथ प्रदर्शक पाखाना चिल्लाकर मेरा अभिवादन करते हैं। कुछ पाठक समझते हैं कि मैं हमेशा उच्चक्केपन और हल्केपन के मूड में रहता हूं। वे चिट्ठी में मखौल करने की कोशिश करते हैं। एक पत्र मेरे सामने है, लिखा है, कहिए जनाब, बरसात का मजा ले रहे हैं, मेढकों की जल तरंग सुन रहे होंगे, इस पर भी लिख डालिए ना कुछ। बिहार के किसी कस्बे से एक आदमी ने लिखा कि तुमने मेरे मामा का जो फॉरेस्ट अफसर है मजाक उड़ाया है, उसकी बदनामी की है, मैं तुम्हारे खानदान का नाश कर दूंगा, मुझे शनि सिद्ध है। कुछ लोग इस उम्मीद से मिलते हैं कि मैं उन्हें ठिलठिलाता, कुलाचे मारता, उछलता मिलूंगा, और उनके मिलते ही जो मजाक शुरू करूंगा तो हम सारा दिन दांत निकाल कर गुजार देंगे। मुझे वे गंभीर और कम बोलने वाला पाते हैं। किसी गंभीर विषय पर मैं बात छेड़ देता हूं, वे निराश हो जाते हैं। काफी लोगों का यह मत है कि मैं निहायत मनहूस आदमी हूं। एक पाठिका ने एक दिन कहा, आप मनुष्यता की भावना की कहानियां क्यों नहीं लिखते? और एक मित्र उस दिन मुझे सलाह दे रहे थे, तुम्हें अब गंभीर हो जाना चाहिए, इट्स हाई टाइम। व्यंग लिखने वाले की ट्रेजेडी कोई एक नहीं है। फनी से लेकर उसे मनुष्यता की भावना से हीन तक समझा जाता है। मजा आ गया से लेकर गंभीर हो जाओ तक की प्रतिक्रियाएं उसे सुननी पड़ती हैं। फिर लोग अपने या अपने मामा काका के चेहरे देख लेते हैं और दुश्मन बढ़ते जाते हैं। एक बहुत बड़े वयोवृद्ध गांधी भक्त साहित्यकार मुझे अनैतिक लेखक मानते हैं। नैतिकता का अर्थ उनके लिए शायद गबद्दूपन है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे पाठकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो व्यंग में निहित सामाजिक राजनीतिक अर्थ संकेत को समझते हैं। वे जब मिलते हैं या लिखते हैं तो मजाक के मूड में नहीं होते। वे उन परिस्थितियों की बात करते हैं जिन पर मैंने व्यंग किया है।
वे उस रचना के तीखे वाक्य बताते हैं, वे हालातों के प्रति चिंतित होते हैं। आलोचकों की स्थिति कठिनाई की है। गंभीर कहानियों के बारे में तो वो कह सकते हैं कि संवेदना कैसे पिघलती आ रही है, समस्या कैसे प्रस्तुत की गई है। हिंदी में व्यंग्य के बारे में वो क्या कहें? हिंदी व्यंग्य के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदी में शिष्ट हास्य का अभाव है। हम सब हास्य और व्यंग्य के लेखक लिखते लिखते मर जाएंगे, तब भी लेखकों के बेटों से इन आलोचकों के बेटे कहेंगे कि हिंदी में हास्य व्यंग्य का अभाव है। हाँ, वे ये और कह सकते हैं, विद्रूप का उद्घाटन कर दिया, पर्दाफाश कर दिया, करारी चोट की है, गहरी मार की है, झकझोर दिया है। आलोचक बेचारा और क्या करे? जीवन बोध, व्यंग्यकार की दृष्टि, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवेश के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, विसंगतियों की व्यापकता और उनकी अहमियत, व्यंग्य संकेतों के प्रकार, उनकी प्रभावशीलता, व्यंग्यकार की आस्था, विश्वास आदि बातें समझ और मेहनत की मांग करती हैं। किसे पड़ी है? अच्छा, तो तुम लोग व्यंग्यकार के अपने आप को प्रॉफिट समझते हो, फनी कहने पर बुरा मानते हो, खुद हंसाते हो और लोग हंसकर कहते हैं मजा आ गया तो बुरा मानते हो और कहते हो सिर्फ मजा आ गया। तुम नहीं जानते किस तरह की रचनाएं हल्की मानी जाती हैं और 2 घड़ी की हंसी के लिए पढ़ी जाती हैं। ये बात मैं अपने आप से कहता हूँ, अपने आप से ही सवाल करता हूँ। जवाब, हंसना अच्छी बात है। पकोड़े जैसी नाक को देखकर एक मिनट। पकोड़े जैसी नाक को देखकर भी हंसा जाता है। आदमी कुत्ते जैसा भौंके तो भी लोग हंसते हैं। साइकिल पर सवार डबल सवार गिर जाए तो भी लोग हंसते हैं। संगति के कुछ मान बने हुए होते हैं, जैसे इतने बड़े शरीर में इतनी बड़ी नाक होनी चाहिए। जब उससे बड़ी होती है तो हंसी आती है। आदमी आदमी की बोली बोले तो संगति मानी जाती है। वह कुत्ते जैसा भौंके तो विसंगति हुई। और हंसी का कारण असमंजस्य, अनुपातहीनता, विसंगति हमारी चेतना को छोड़ देते हैं। तब हंसी भी आ सकती है और हंसी नहीं भी आ सकती। चेतना पर आघात पड़ सकता है, मगर विसंगतियों के भी स्तर प्रकार के होते हैं। आदमी कुत्ते की बोली बोले, एक ये विसंगति है। और वन महोत्सव का आयोजन करने के लिए पेड़ काट कर साफ किए जाएं, जहां मंत्री महोदय गुलाब के वृक्ष की कलम रोपें, ये भी एक विसंगति है। दोनों में भेद है, दोनों से हंसी आती है। मेरा मतलब है विसंगति की क्या अहमियत है, वह जीवन में किस हद तक महत्वपूर्ण है, वह कितनी व्यापक है, उसका कितना प्रभाव है, ये सब बातें विचारणीय हैं। दांत निकाल देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यार, इस बात से क्यों कतराते हो कि इस तरह का साहित्य हल्का ही माना जाता है? तो मैं क्या करूं? भारतीय युग में प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त जो व्यंग्य लिखते थे, वे कितनी पीड़ा से लिखा जाता था। देश की दुर्दशा पर वे किसी भी कौम के रहनुमा से ज्यादा रोते थे। हाँ, ये सही है। इसके बाद रुचि कुछ ऐसी हुई कि हास्य का लेखक विदूषक बनने को मजबूर हो गया। मदारी और डमरू, टुन टुन जैसी पत्रिकाएं निकली। हास्य रस के कवियों ने चोंच और काग जैसे उपनाम रखे। यानी हास्य के लिए रचनाकार को हास्यास्पद होना पड़ा। अभी भी ये मजबूरी बची है। तभी कुंज बिहारी पांडे को कुत्ता शब्द आने पर मंच पर भौंक कर बताना पड़ता है, और काका हाथरसी को अपनी पुस्तक के कवर पर अपना ही कार्टून छपाना पड़ता है। बात यह है, उर्दू हिंदी की मिश्रित हास्य व्यंग्य परंपरा कुछ साल चली, जिसने हास्य रस को भड़ौआ बनाया। इसमें बहुत कुछ हल्का है। ये सीधी सामंती वर्ग के मनोरंजन की जरूरत में से पैदा हुआ है। शौकत थानवी को एक पुस्तक का नाम ही कुतिया है।
आज अजीम बेग चुगताई नौकरानी की लड़की से फ्लर्ट करने की तरकीबें बताते हैं। कोई अचरज नहीं कि हास्य व्यंग्य के लेखकों को लोगों ने हल्के, गैर जिम्मेदाराना और हास्यास्पद मान लिया है। और पत्नीवाद वाला हास्य यह तो स्वस्थ है, उसमें पारिवारिक संबंधों की निर्मल आत्मीयता होती है। स्त्री से मजाक एक बात है और स्त्री का उपहास दूसरी बात। हमारे समाज में कुचले हुए का उपहास किया जाता है। स्त्री आर्थिक रूप से गुलाम रही है, उसका कोई व्यक्तित्व तो नहीं बनने दिया गया। वह शिक्षित रही, ऐसी रही, तब उसकी हीनता का मजाक करना सेफ हो गया। पत्नी के पक्ष के सब लोग हीन और उपहास के पात्र हो गए, खासकर साला। वो हर आदमी किसी न किसी का साला होता है। इसी तरह घर का नौकर सामंती परिवारों में मनोरंजन का माध्यम होता है। उत्तर भारत के सामंती परिवारों की परदानशीलता, दमित रईसजादियों का मनोरंजन घर के नौकर का उपहास करके ही होता था। जो जितना मूर्ख है, सनकी और पौरुषहीन हो, वह नौकर उतना ही दिलचस्प होता है। इसलिए सिकंदर मियाँ चाहे काफी बुद्धिमान हो, मगर जानबूझकर बेवकूफ बन जाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा होना नौकरी को सुरक्षित रखता है। सलमा सिद्दीकी ने सिकंदरनामा में ऐसे पारिवारिक नौकर की कहानी लिखी है। मैं सोचता हूँ सिकंदर मियाँ अपनी नज़र से उस परिवार की कहानी कहें तो अच्छा हो। तो क्या पत्नी, साला, नौकर, नौकरानी आदि को हास्य का विषय बनाना अशिष्टता है? वल्गर है। मैं कहता हूँ वल्गर है। इतने व्यापक सामाजिक जीवन में इतनी विसंगतियां हैं, उन्हें ना देखकर बीवी की मूर्खता का बयान करना बड़ी संकीर्णता है। और शिष्ट और अशिष्ट क्या है? असशिष्ट हास्य की मांग वे करते हैं जो शिकार होते हैं। भ्रष्टाचारी तो यही चाहेगा कि आप मुंशी की या साले की मजाक का शिष्ट हास्य करते रहें और उस पर चोट ना करें। वह शिष्ट है। हमारे यहाँ तो हत्यारे, भ्रष्टाचारी, पीड़क से भी शिष्टता बरतने की मांग की जाती है। अगर जनाब बुरा ना माने तो अर्ज है कि भ्रष्टाचार ना किया जाए, बड़ी कृपा होगी सेवक पर। व्यंग्य में चोट होती है, जिन पर होती है वह कहते हैं इसमें कटुता आ गई, शिष्ट हास्य लिखा करें। मार्क ट्वेन की वे रचनाएं नए संकलनों में नहीं आती हैं जिसमें उसने अमेरिकी शासन और मोनोपोली के बखिए उघेड़े हैं। वह उसे केवल शिष्ट हास्य का मनोरंजन देने वाला लेखक बताना चाहते हैं, द डिलाइटेड मिलियंस। तो तुम्हारा मतलब यह है कि मनोरंजन के साथ व्यंग्य में समाज की समीक्षा भी होती है? हाँ, व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार कराता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, मिथ्याचारों, पाखंडों का पर्दाफाश करता है। ये तो नारा हो गया, नारा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जीवन के प्रति व्यंग्यकार की उतनी ही निष्ठा होती है जितनी गंभीर रचनाकार की, बल्कि ज्यादा होती है। वह जीवन के प्रति दायित्व का अनुभव करता है। लेकिन ये शायद मनुष्य के बारे में आशा खो चुका होता है, निराशावादी हो जाता है। उसे मनुष्य की बुराई ही दिखती है। तुम्हारी रचनाओं में देखो, सब चरित्र बुरे ही हैं। ये कहना तो इस तरह हुआ कि डॉक्टर से कहा जाए कि तुम रुग्ण मनोवृत्ति के व्यक्ति हो, तुम्हें रोग ही रोग दिखते हैं। मनुष्य के बारे में आशा ना होती तो हम उसकी कमजोरियों पे क्यों रोते? क्यों उससे कहते कि यार तू जरा कम बेवकूफ, विवेकशील, सच्चा और न्यायी हो जा। तो तुम लोग रोते भी हो। मेरा ख्याल था कि तुम सब दूसरों पर हंसते हो। जिंदगी बहुत जटिल चीज है। इसमें खाली हंसना या खाली सुनना जैसी चीज नहीं होती। बहुत सी हास्य रचनाओं में करुणा की अंतर्धारा होती है। चेकअप की कहानी क्लर्क की मौत क्या हंसी की कहानी है। उसका व्यंग्य कितना गहरा, ट्रेजिडी और करुणामय है।
चेखव की ही एक कम प्रसिद्ध कहानी है किराएदार। इसका नायक जोरू का गुलाम है, बीवी के होटल का प्रबंध करता है, अपनी नौकरी छोड़ आया है। अब बीवी का गुलाम हो तो उपहास का ही पात्र होता है ना, मगर इस कहानी में वे बीवी का गुलाम अंत में बड़ी करुणा पैदा करता है। अच्छा व्यंग सहानुभूति का सबसे उत्कृष्ट रूप होता है। अच्छा यार, तुम्हें आज प्रचार का मौका दिया गया था, पर तुम अपना कुछ ना कुछ कहकर जनरली बोलते जा रहे हो। तुम्हारी रचनाओं को पढ़कर कुछ बातें पूछी जा सकती हैं। क्या तुम सुधारक हो? तुम में आर्य समाजी प्रवृत्ति देखी जा सकती है। कोई सुधर जाए तो मुझे क्या ऐतराज। वैसे मैं सुधार के लिए नहीं, बदलने के लिए लिखता हूँ। यानी कोशिश करता हूँ चेतना में हलचल हो जाए, कोई विसंगति नजर के सामने आए, इतना काफी है। सुधारने वाले खुद अपनी चेतना से सुधरते हैं। फिर ये कहानी है सदाचार का तावीज, जिसमें कोई सुधारवादी संकेत नहीं है। कुल इतना है, तावीज बांधकर आदमी को ईमानदार बनने की कोशिश की जा रही है। भाषणों और उपदेशों से सदाचार का तावीज बांधे बाबू दूसरी तारीख को घूस लेने से इनकार कर देता है, मगर 29 तारीख को ले लेता है। उसकी तनख्वाह खत्म हो गई है, तावीज बंधा है, मगर जेब खाली है। संकेत मैं ये करना चाहता हूं कि बिना व्यवस्था के परिवर्तन किए, भ्रष्टाचार के मौके बिना खत्म किए, कर्मचारियों की बिना आर्थिक सुरक्षा दिए, भाषणों, सर्कुलरों, उपदेशों, सदाचार समितियों, निगरानी आयोगों के द्वारा कर्मचारी सदाचारी नहीं होगा। इसमें कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ विरोधाभासों को सामने लाया गया है और कुछ संकेत दिए गए हैं। उपदेश का चार्ज वह लोग लगाते हैं जो किसी के प्रति दायित्व का कोई अनुभव नहीं करते। वे सिर्फ अपने को मनुष्य मानते हैं और सोचते हैं कि हम कीड़ों के बीच रहने के लिए अभिशप्त हैं। ये लोग तो कुत्ते की दुम में पटाखे की लड़ी बांधकर उसमें आग लगाकर कुत्ते की मृत्यु पर भी ठहाका लगा लेते हैं। अच्छा यार, बातें तो बहुत भी करनी थी, पर पाठक बोर हो गए। बस एक बात और बताओ, तुम इतना राजनीतिक व्यंग्य क्यों लिखते हो? इसलिए कि राजनीति बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति बन गई है। वह जीवन से बिल्कुल मिली हुई है। वियतनाम की जनता पर बम क्यों बरस रहे हैं? क्या उस जनता की अपनी कुछ जिम्मेदारी है? वह राजनीतिक दांव पेच के बम हैं। शहर में अनाज और तेल पर मुनाफाखारी कम नहीं हो रही है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि व्यापारियों के क्षेत्रों से अमुक अमुक को चुन कर जाना है। राजनीति सिद्धांत और व्यवहार को हमारे जीवन का एक अंग है। उससे नफरत करना बेवकूफ़ी है। राजनीति से लेखक को दूर रखने की बात वही करते हैं जिनके निहित स्वार्थ हैं, जो डरते हैं कि कई लोग हमें समझ ना जाएं। मैंने पहले भी कहा है कि राजनीति को नकारना भी एक राजनीति है। अच्छा, तो बात यही खत्म करें। तुम अब राजनीति पर चर्चा करने लगे, इससे लेबिल चिपकते हैं। लेबिल का क्या डर? दूसरों को देशद्रोही कहने वाले पाकिस्तान को भूखे कंगाल का चावल स्मगल करते हैं। ये सारे रहस्य मुझे समझ में आते हैं। मुझे डराने की कोशिश मत करो। धन्यवाद।